हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो हमारे जीके रिलेटेड एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की अधिक संभावना बनती है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 53। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करते हैं। और ये सच भी है कि राष्ट्रपति अपनी अधिकतम शक्तियों का उपयोग अपने अधीनस्थों जैसे मंत्रिपरिषद, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सलाह पे या उनके माध्यम से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत के सर्वसर्वा हैं। इसके अलावा कार्यपालिका के सबसे हेड अगर हैं भारतवर्ष में, केंद्र ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में, बल्कि पूरे राज्य के और केंद्र के दोनों के अगर कार्यपालिका के अगर सबसे हेड हैं तो वे हैं राष्ट्रपति। तो उन्हें बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति। इन सब शक्तियों के बारे में जो प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहला जो अधिकार आता है वो है नियुक्ति शक्ति। नियुक्ति शक्ति जो सबसे बड़े पोस्ट हैं या संवैधानिक पोस्ट हैं, संवैधानिक पोस्ट के अधिकतर बड़े जो पोस्ट हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति इत्यादि के बारे में जो अधिकार है कि उनको कौन नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति उन्हें दिया गया है। कौन कौन से नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति की शक्ति किसे प्रदान है? राष्ट्रपति को। उन्हें यह शक्ति है कि वे नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी, मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नियुक्ति की शक्ति में इन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये किस अनुच्छेद में है? 263 में। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका के सबसे हेड राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स को लेकर विभाजन होता है उसके बारे में या उससे संबंधित जो मामले होते हैं उसका समझौता वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन इससे रिलेटेड
बहुत सारे वित्त आयोग से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एसएससी में और करेंटली अभी 2017 में बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हाल में ही आप जानते होंगे कि 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं और वे 2020 से 2025 के बीच के रिपोर्ट को सौंपेंगे। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा का अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी विशेष क्षेत्र को यह घोषणा करेंगे कि हाँ, ये अनुसूचित जाति से रिलेटेड अनुसूचित क्षेत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें अनुसूचित जाति से रिलेटेड जो व्यक्ति होंगे वही उम्मीदवार होंगे। ऐसा हमारे संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड। इस कारण से राष्ट्रपति को अनुसूचित अनुसूचित जाति का क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। एससी एसटी ओबीसी आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे। और इसके अलावा राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? सबसे पहले नियुक्ति की शक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जिसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। फिर है वित्त आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, एससी एसटी ओबीसी आयोग का गठन, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को ही दिया गया है। ये सब जो शक्तियां प्रदान है राष्ट्रपति को वो कार्यपालिका शक्ति के आधार पे दिया गया है। नेक्स्ट है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होता है? विधि संबंधी मामले से रिलेटेड जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है उसे हम विधायी शक्ति बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि हम जानते हैं कि संसद के 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस तरह से ये अब एक अभिन्न अंग है। तो विधायी जब भी या विधि जब भी बनता है तो वो संसद में ही बनता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? ये संसद के विभिन्न अंग होते हैं। संसद के अभिन्न अंग। नेक्स्ट कि कोई भी बिल अगर राज्यसभा से पास होता है उसके बाद लोकसभा में जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तभी वो बिल जाकर पारित होता है। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि वे संसद के अभिन्न अंग होते हैं। तीनों स्तंभ में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तंभ होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, वो परमानेंट अंग होते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करना बहुत जरूरी होता है, तभी कोई बिल पारित होता है। इससे रिलेटेड 2 बात और हम लोग जाने कि कई ऐसे बिल होते हैं जिस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पहले लिया जाता है और कई ऐसे बिल होते हैं जिस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बाद में लिया जाता है। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पहले लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आएगा कि धन विधेयक या धन से संबंधित जो बिल होते हैं उन्हें उस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पहले लिया जाता है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पहले ले लिया जाता है, उसके बाद राज्यसभा या लोकसभा में भेजा जाता है। तीसरा, संचित निधि से धन निकालने की जो विधेयक होता है उस पे राष्ट्रपति पहले साइन करते हैं, उसके बाद इसे राज्यसभा या लोकसभा से पास कराया जाता है। इस तरह से ये कुछ जो बिल होते हैं जिस पे राष्ट्रपति के द्वारा पहले हस्ताक्षर किया जाता है और बाद में राज्यसभा या लोकसभा में भेजा जाता है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। हस्ताक्षर। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश का अर्थ होता है, या ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं, अध्यादेश वो उस स्थिति में आता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय राष्ट्र हित को लेकर कोई बिल पास करना हो, तो संसद का जो पूरा पावर है वो खुद अकेले ले लेते हैं, और किसी बिल को अगर पास करना है तो उस पर खुद अकेले साइन करके उसे पारित कर देते हैं। अध्यादेश का चर्चा अनुच्छेद 123 में किया गया है। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करना, यह कितने अनुच्छेद के तहत है, 123। इसे याद करेंगे जब 1, 2, 3 तीनों की शक्ति जब एक में आ जाए तो उसे हम अध्यादेश कहते हैं। इसमें तीनों की शक्ति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तो खुद है ही, इन तीनों की शक्ति एक में आ जाती है तो उसमें हम अध्यादेश शक्ति बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है संसद को संबोधित करना। नेक्स्ट है संसद को संबोधित करना। लोकसभा चुनाव के उपरांत जब संसद की पहली बैठक होती है, या प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की जब पहली बैठक होती है संसद में, तो उस दौरान राष्ट्रपति भाषण देते हैं और उस भाषण को अभिभाषण कहा जाता है। इस तरह से वो संसद के पहली बैठक को संबोधित करते हैं। इसका अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो सत्र बुलाने या सत्रावसान, या लोकसभा को भंग करना। जिसका वर्णन अनुच्छेद 85 में किया गया है। जब भी सत्र बुलाना हो या सत्रावसान करना हो या लोकसभा को भंग करना हो, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है तो इसलिए वो भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा को जब भी भंग करना हो तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में किया गया है। तो ये कुछ शक्तियां थी, विधायी शक्तियां। कौन कौन से थे? विधायी शक्ति में सबसे पहला था, ये संसद के विभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई भी बिल पारित नहीं हो सकता है। कुछ बिल पे वो पहले हस्ताक्षर करते हैं और कुछ बिल पे बाद में हस्ताक्षर करते हैं। तो कुछ बिल जो पहले हस्ताक्षर करते हैं उनमें से प्रमुख हैं संविधान संशोधन विधेयक, संचित निधि जिसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। संचित निधि से धन निकालने संबंधी जो विधेयक होते हैं उस पे, और धन विधेयक पे राष्ट्रपति के द्वारा पहले साइन किया जाता है। नेक्स्ट है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 85 में किया गया है। उसकी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद को संबोधित करना, सत्रावसान या सत्र बुलाने या लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई है। तो ये कुछ शक्ति है जो राष्ट्रपति को दी गई है विधायी शक्ति, एज ए विधायी शक्ति के रूप में। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति। पैसे से जुड़े जो जितने भी मामले हैं, जो राष्ट्रपति को जिस पे अधिकार दिया गया है या कुछ शक्तियां दी गई है, उसे हम वित्तीय शक्ति कहते हैं। कुछ शक्तियां जो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हैं, जैसे धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती है या पूर्व में हस्ताक्षर लिया जाता है। तो धन विधेयक पर पूर्व हस्ताक्षर।
धन विधेयक का चर्चा हमारे अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि पर जिसकी चर्चा अनुच्छेद 267 में है, उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति को होता है, जो कि कार्यपालिका के सबसे प्रमुख अंग होते हैं, और यह वित्तीय शक्ति के अंतर आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का लेखा जोखा सरकार से मांगा जाता है। तो इसकी जो अधिकार है, वित्तीय लेन देन को मांगने का जो अधिकार है, वो राष्ट्रपति को महोदय को प्राप्त है अनुच्छेद 112 के तहत। सरकार से मांगने का, तो ये जो शक्ति प्राप्त थी वो वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति। न्यायपालिका से जुड़े कुछ जो स्पेशल पावर्स राष्ट्रपति को दिए गए हैं, उसे हम न्यायिक शक्ति बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर फांसी हो रही है तो उस दौरान फांसी को रोकने की शक्ति, कि उसे उस फांसी को रोक दिया जाए, उसे क्षमा करने की शक्ति, उसके सजा को, किसी के सजा को कम या ज्यादा करने की शक्ति राष्ट्रपति को निहित है। और इसके साथ साथ ही अनुच्छेद, इसका जो क्षमा दान की शक्ति है, उसका विवरण या उसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह या परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो ये तीन कुछ शक्तियां हैं, लेकिन एक बात और, आप कहेंगे कि न्यायिक शक्ति, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सबसे प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और न्यायपालिका का काम कैसे कर रहे हैं। तो ये जो न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो शक्ति है, और ये न्यायपालिका की जो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, वो शक्ति बहुत बड़ी शक्ति नहीं होती, बल्कि जो मौलिक रूप से जो शक्ति है उसे राष्ट्रपति को दिया गया है, वो बहुत बड़ी शक्ति नहीं होती है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले न्यायिक शक्ति में क्या है, इन्हें न्यायपालिका से जुड़े स्पेशल पावर, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, एक और है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति हम जानते हैं जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों के जो प्रमुख होते हैं, ये जो अध्यक्ष होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा जो इन्हें सैन्य शक्ति प्राप्त है, वो किसी देश के साथ युद्ध या शांति की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्रदान है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, जल सेना,
जल, थल, वायु सेना के अध्यक्ष। युद्ध की घोषणा या युद्ध रोकने किसी देश के साथ अगर युद्ध करना हो या युद्ध को रोकना हो या शांति बहाल करनी हो, उसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वो किसके अंतर्गत आता है? सैन्य शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है वो आपात शक्ति। राष्ट्रपति को आपात शक्ति प्राप्त है कि आपातकाल के दौरान जो शक्तियां प्राप्त है उसे हम आपात शक्ति बोलते हैं। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, जो कि 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात यह उस समय लगाया जाता है जब देश में किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण कर दिया जाए या सशस्त्र विद्रोह फैल जाए, तब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। 1962 में चाइना से युद्ध के दौरान, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान और 1975 में जब जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय मूवमेंट चलाया जा रहा था, उस समय राष्ट्रीय आपात लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। हम जानते हैं या आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाए या संविधान का उल्लंघन किया जाए, उस दौरान उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट है 360 के में वित्तीय आपात की बात की गई है और यह सुखद बात है कि हमारे देश में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। और यह घोषणा कि हाँ, किसी राज्य या किसी क्षेत्र में वित्तीय हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और वहाँ पे वित्तीय आपात लगाया जाए, इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यही है आपात शक्ति जो कि राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। नेक्स्ट है वीटो शक्ति। जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा जाता है साइन करने के लिए, तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो साइन करें और उसे भेज दें। दूसरा, या तो वो पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज दें या उसे अपने पास सुरक्षित रख लें और उसे भेजें नहीं, साइन नहीं करें। तो ये जो शक्ति, जो सुरक्षित रखने की शक्ति होती है कि अपने पास सुरक्षित रख लें, उसे हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। और कितने दिनों तक वो अपने पास सुरक्षित रखेंगे, इसका कोई तय सीमा नहीं है। इसे ही हम वीटो शक्ति बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। पॉकेट वीटो, बिल पे साइन न करके अपने पास सुरक्षित रख लेना, उसे हम वीटो शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक शक्ति वह शक्ति है जब, अगर एक उदाहरण देते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ और किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उस दौरान राष्ट्रपति किसी एक दल को या जो सबसे बड़े दल होते हैं जिनकी सीटें ज़्यादा है, उन्हें अपने विवेक से बहुमत साबित करने के लिए बोलते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए न्योता देते हैं। तो ये जो शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को,
ऐसी जो शक्तियां हैं उसे हम स्वविवेक शक्ति बोलते हैं। तो किसी दल को प्रधानमंत्री या बहुमत साबित करने का अधिकार जो देते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो ये कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां थी जिसे वे प्रधानमंत्री के माध्यम से लगाते हैं। लेकिन कुछ शक्तियां हमने यह भी पढ़ा, जैसे वीटो शक्ति, स्वविवेक शक्ति, और जो ये न्यायिक शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, ये सब जो शक्तियां हैं वो कुछ अपने से भी लेते हैं, अपने स्वविवेक से लेते हैं। तो प्रश्न एक पूछा जाता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह हैं? तो हमको जब उसका खंडन करें, तो अगर खंडन करना होगा तो हम इन सब शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और कहेंगे कि इस तरह से राष्ट्रपति भारत के सिर्फ रबर स्टाम्प नहीं, बल्कि वो उनके पास कुछ अपने अधिकार भी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4.5 लाख और राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। यह उनका वेतन है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जिससे हमारे जीके रिलेटेड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, जिसको हमने बहुत ही बेसिक और बहुत ढंग से पढ़े, और मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। और नहीं याद होने पे आप इसको एक बार रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं और प्रश्न लगाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।